नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड परीक्षा वाणी चैप्टर वाइज सीरीज़, जिसमें हम पूरी परीक्षा वाणी को चैप्टर वाइज यहाँ पे कवर कर रहे हैं, बिल्कुल टू द पॉइंट नोट्स के माध्यम से और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। लास्ट वीडियो में हमने अध्याय 5 को कंप्लीट कर लिया था। आज हम अध्याय 6 की शुरुआत करेंगे और 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से आपके पास लगभग हर एग्जाम में सवाल बन जाते हैं, चाहे वो नेशनल पार्क को लेकर के हो, चाहे वो वन्यजीव विहारों को लेकर के हो, या फिर उत्तराखंड में जो संरक्षण आरक्षित क्षेत्र हैं, कंजर्वेशन रिजर्व हैं, उनको लेकर के सवाल बनते हैं। इन्हीं को हम आज की वीडियो में बिल्कुल टू द पॉइंट्स यहाँ पे कवर कर जाएंगे। कुछ के क्षेत्रफल को लेकर के, कुछ के स्थापना वर्ष को लेकर के, या कुछ की लोकेशन को लेकर के हर बार कंफ्यूजन रहता है। इस वीडियो के माध्यम से उन सभी को दूर करने का प्रयास करेंगे। अगर आपने इस सीरीज की पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले उत्तराखंड के नेशनल पार्क के बारे में जानेंगे। उत्तराखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? उत्तराखंड में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 6 है। ठीक है, ये जो 6 नेशनल पार्क हैं, इनका टोटल एरिया लगभग 5000 वर्ग किलोमीटर के करीब है। टोटल नहीं पूछा जाता है, संख्या ध्यान रखेंगे, 6 है। सबसे पहले आता है इन 6 में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, इसकी स्थापना वर्ष 1936 में हुई थी। ठीक है, ये न केवल उत्तराखंड का, न केवल भारत का, बल्कि एशिया का पहला नेशनल पार्क था। तो एशिया का पहला नेशनल पार्क था कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो 1936 में बना। इसका नाम शुरुआत में जब इसे स्थापित किया गया, हेली राष्ट्रीय उद्यान रखा गया था। बाद में इसका नाम बदला गया। ये जो हेली राष्ट्रीय उद्यान है या कॉर्बेट नेशनल पार्क है, एशिया का सबसे पहला नेशनल पार्क, इसके ऊपर डाक टिकट 1986 में जारी किया गया था। 36 में बना था, 50 साल पूरे हुए 86 में, तो 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में इसके ऊपर एक डाक टिकट जारी हुआ था। ठीक है, जैसे मैंने कहा, शुरुआत में इसका नाम हेली नेशनल पार्क था, बाद में इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क हो गया। ठीक है, 1957 में इसका नाम बदल दिया गया और जिम कॉर्बेट के नाम पर इसका नाम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। हालांकि उसके बाद कई सारी खबरें चली अभी पिछले कुछ वर्षों में कि इसका नाम दोबारा से रामगंगा नेशनल पार्क किया जा रहा है। जो पश्चिमी रामगंगा है, बेसिकली वो इसी के मध्य से होकर बहती है। ठीक है, तो इसका नाम दोबारा से रामगंगा नेशनल पार्क करने का प्रयास किया गया है। हालांकि अभी जो आधिकारिक नाम है वो कॉर्बेट नेशनल पार्क ही है। ठीक है, ये एशिया का पहला नेशनल पार्क है। इसका अगर हम कुल क्षेत्रफल की बात करें, 520.82 वर्ग किलोमीटर इसका टोटल एरिया है। ठीक है, यह कितने जनपदों में फैला हुआ है? ये आपके 2 जनपदों में फैला हुआ है, पौड़ी में और नैनीताल में। पौड़ी में 312 वर्ग किलोमीटर और नैनीताल में लगभग 208 वर्ग किलोमीटर इसका टोटल एरिया है। यहाँ पे पूछा जाता है कौन कौन से जनपदों में इसका विस्तार है, किन किन जनपदों में है, कितना क्षेत्रफल कहां पर है, ये पूछ लेता है। ठीक है, जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है, इसका प्रवेश द्वार है ढिकाला। क्वेश्चन बन जाता है इसका प्रवेश द्वार क्या है, कहां पर है, तो ढिकाला से इसका प्रवेश द्वार है। रामनगर के नजदीक ये आपका पड़ता है। अगर पूछेगा जिम कॉर्बेट संग्रहालय कहां पर है, जिम कॉर्बेट संग्रहालय आपका काला डुंगी में पड़ता है। ठीक है, और अगर प्रवेश द्वार पूछेगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का, वो ढिकाला। ठीक है, पाटली दून जो है प्रसिद्ध दून, वो इसी राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में स्थित है। इसके अलावा कॉर्बेट जलप्रपात जो है वो भी इसी राष्ट्रीय उद्यान में है और इसी के मध्य से होकर बहती है पश्चिमी रामगंगा। ठीक है, तो उसको भी आपने ध्यान रखना है, पेपर में सवाल आया था। भारत में जब टाइगर प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था, उसकी शुरुआत इसी नेशनल पार्क से करी गई थी। भारत का पहला टाइगर रिजर्व कॉर्बेट नेशनल पार्क को ही बनाया गया था 1973 में। ठीक है, सबसे ज्यादा पर्यटकों वाला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कॉर्बेट नेशनल पार्क ही है। उत्तराखंड में सबसे ज्यादा पर्यटक जिस नेशनल पार्क में आते हैं वो कॉर्बेट है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। कॉर्बेट के बाद कौन कौन से आते हैं? कॉर्बेट के बाद राजाजी नेशनल पार्क है और फिर फूलों की घाटी का नेशनल पार्क आता है। ठीक है, अप्रैल 2012 में चारों ओर 500 मीटर के क्षेत्र को साइलेंस जोन घोषित किया गया था। इसमें सवाल ऐसे बन सकता है कि सही कथन बताइए कौन सा है, या फिर इस वर्ष
जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के चारों ओर के 500 मीटर के इलाके को साइलेंस जोन घोषित किया गया, वो है 2012। ठीक है। स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स जो राष्ट्रीय उद्यान है, इसमें बाघों की सुरक्षा के लिए एक स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया गया। ये फोर्स 2013 में बनाई गई थी। ठीक है। तो ये आपके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से रिलेटेड सभी फैक्ट हमने एकदम शॉर्ट नोट्स के माध्यम से देखा। कब बना, कब नाम परिवर्तन हुआ, कितना क्षेत्रफल है, किस किस जनपद में है, यहाँ पर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें पड़ती हैं, पाटली दून है, कॉर्बेट जलप्रपात है, पश्चिमी रामगंगा यहीं पर है, इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है। इसके अलावा जब कोविड आया था तो कोविड के दौरान देश में जो पहला पशु क्वारंटीन सेंटर बनाया गया वो भी इसी नेशनल पार्क में बना था। ठीक है। इसके बाद दूसरा नेशनल पार्क है गोविंद नेशनल पार्क। गोविंद नेशनल पार्क की स्थापना 1991 में हुई थी। देखिए, कुछ जगहों पर पहले इसकी स्थापना 1980 दी गई, बाद में 1990 दी गई, लेकिन अब जो लेटेस्ट चल रहा है और जो ऑफिशियल चल रहा है वो 1991 है। तो आपने इसी को अब याद रखना है। ठीक है। गोविंद नेशनल पार्क जीबी पंत जो थे, गोविंद बल्लभ पंत, उनके नाम पर इसका नाम पड़ा है। उत्तरकाशी में पड़ता है। इसका जो टोटल क्षेत्रफल है वो 472 वर्ग किलोमीटर है और टोंस नदी का उद्गम क्षेत्र भी यही है, यानी कि टोंस नदी इसी राष्ट्रीय उद्यान से होकर के बहती है, इसी के मध्य से होकर आती है। जैसे पश्चिमी रामगंगा कॉर्बेट से आती है, ये वाली आपके जो टोंस नदी है वो गोविंद नेशनल पार्क के मध्य से होकर बहती है। ठीक है। इसका संचालन राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के माध्यम से होता है। जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है देहरादून में स्थित है, वहीं से इस राष्ट्रीय उद्यान का संचालन किया जाता है। ठीक है। इसके बाद अगला नेशनल पार्क है नंदा देवी नेशनल पार्क। नंदा देवी नेशनल पार्क जो है ये 1982 में बना था। 6 नवंबर 1982 को इसे नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया। इस नेशनल पार्क का पुराना नाम संजय गांधी नेशनल पार्क था। जो एक्स्ट्रा फैक्ट है उनको भी साथ साथ में लिखते हुए चलें। संजय गांधी नेशनल पार्क के नाम से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जाना जाता था? नंदा देवी नेशनल पार्क। ये आपके चमोली में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 624 वर्ग किलोमीटर है। यह यूनेस्को की सूची में भी शामिल है, इसे भी ध्यान रखना। कई बार कंफ्यूजन होता है। यूनेस्को की जो सूची है उसमें फूलों की घाटी के साथ साथ नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है या नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। ध्यान रखेंगे, नेशनल पार्क उसमें है। ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है नंदा देवी नेशनल पार्क का वो जोशीमठ में पड़ता है। ठीक है। इसके बाद है फूलों की घाटी नेशनल पार्क। फूलों की घाटी नेशनल पार्क को, इस जगह को यानी फूलों की घाटी को खोज करने का जो श्रेय जाता है वो फ्रैंक स्माइथ को जाता है। 1931 में ये फूलों की घाटी में आया था। बेसिकली ये कामेट पर्वत का सफल आरोहण करके वापस लौट रहा था। गंधमादन पर्वत श्रृंखला जो थी उससे होकर ये बद्रीनाथ धाम की ओर जा रहा था और वहीं से रास्ते में ये पहुंच गया फूलों की घाटी। जो फूलों की घाटी है वह नर और गंधमादन पर्वतों के मध्य में स्थित है। तो क्वेश्चन बनता है ये कहां से कहां जा रहा था? तो ये आपका कामेट पर्वत का सफल आरोहण करने के बाद गंधमादन पर्वत श्रृंखला से होकर बद्रीनाथ की ओर जा रहा था। ठीक है। इसके साथ इसका एक साथी भी था जिसका नाम था होल्ड्सवर्थ, उसको भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है। बाद में इसने यहाँ के फूलों पर अध्ययन किया, कई सारी नई फूलों की किस्में इसने यहाँ से खोजी। एक पुस्तक इसने लिखी वैली ऑफ फ्लावर्स यानी फूलों की घाटी। लगभग 1937 के दौरान ये पुस्तक आती है और इस पुस्तक के आने के बाद ये जो जगह थी बहुत ही ज़्यादा विश्व प्रसिद्ध हो जाती है। इतनी ज़्यादा फेमस हो जाती है कि जो ब्रिटेन की एक स्टूडेंट थी मार्गरेट लेग, 1939 में वो फूलों की घाटी में फूलों की प्रजातियों का अध्ययन करने को आती है। यहीं पर पहाड़ी से उनका पैर फिसल जाता है जहां से उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। तो मार्गरेट लेग थी, 1939 में वो आई थी। फूलों की घाटी को नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया 1982 में। ये चमोली में पड़ता है। इसका क्षेत्रफल 87.5 वर्ग किलोमीटर है, जो कि उत्तराखंड का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क गंगोत्री नेशनल पार्क है, सबसे छोटा आपका फूलों की घाटी, मात्र 87.5 वर्ग किलोमीटर। किन पर्वतों के मध्य में यह स्थित है? ये आपका नर और गंधमादन पर्वतों के मध्य में स्थित है। ठीक है। इसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया?
यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में इसे 14 जुलाई 2005 को शामिल किया गया। जो नंदा देवी नेशनल पार्क था उसे 1988 में शामिल कर दिया गया था, इसे 2005 में। फूलों की घाटी के मध्य से एक नदी बहती है जिसे कहते हैं पुष्पावती नदी। पुष्पावती नदी कहाँ से होकर बहती है? फूलों की घाटी के मध्य से। इसका उद्गम पुष्पोया ताल से होता है जो कामेट पर्वत पर ही पड़ता है। ठीक है, इस फूलों की घाटी के कई सारे नाम हैं। केदार खंड में इसे नंदन कानन कहा गया है। स्कंद पुराण का ही पार्ट है केदार खंड। स्कंद पुराण के दो प्रमुख पार्ट हैं, केदार खंड और मानस खंड। मानस खंड कुमाऊं के लिए है, केदार खंड गढ़वाल के लिए। फूलों की घाटी गढ़वाल में पड़ती है, चमोली में पड़ती है। तो स्कंद पुराण के केदार खंड में फूलों की घाटी के लिए नंदन कानन शब्द कहा गया है। कालिदास की एक रचना है मेघदूत, उसमें फूलों की घाटी वाले क्षेत्र को अलकापुरी कहा गया है या अलका कहा गया है। ठीक है, इसके अलावा इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं? इसे गंधमादन घाटी के नाम से, बैकुंठ, ब्युंडार, पुष्पावली, फरंग स्माइत घाटी, इन सभी नामों से जाना जाता है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर जोशीमठ में स्थित है। फूलों की घाटी में फूल खिलने का समय क्या है? फूलों की घाटी में जो फूल खिलते हैं वो जुलाई से शुरू हो जाते हैं और सितंबर अक्टूबर तक आमतौर पर ये फूल खिलते हैं। ठीक है, एक और चीज यहाँ पे ध्यान रखना, फूलों की घाटी में एक खरपतवार है जिसका लगातार विस्तार हो रहा है, जो यहाँ के फूलों के लिए विनाशक साबित हो रहा है। वो कौन सा खरपतवार है? सवाल बन सकता है, एक्स्ट्रा फैक्ट में लिखते हुए चलें। इसका नाम है अमेला या नटग्रास भी इसको कहते हैं। दूसरा इसका नाम है पॉलीगोनम, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, पॉलीगोनम या नटग्रास नामक खरपतवार यहाँ पर फूलों को नष्ट करने का काम कर रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले नेशनल पार्क के बारे में, राजाजी नेशनल पार्क। राजाजी नेशनल पार्क को लेकर पहला सवाल तो यही आता है, इसका नाम किस व्यक्ति के नाम पर पड़ा है? जो भारत के, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। उन्हीं को प्यार से राजाजी कहा जाता था। उन्हीं के नाम पर इस नेशनल पार्क का नाम राजाजी पड़ा है। ठीक है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नाम पर। इसकी स्थापना 1983 में होती है। देहरादून में एक पहले वन्यजीव संरक्षण था हमारा, मोतीचूर वन्यजीव संरक्षण। उत्तराखंड का पहला वन्यजीव संरक्षण केंद्र उसे माना जाता है। मोतीचूर वन्यजीव संरक्षण बना था 1935 में। ठीक है, इसके बाद राजाजी वन्यजीव विहार का गठन किया गया। ये बना था 1948 में और पौड़ी के अंदर 1977 में चीला वन्यजीव विहार बनाया गया। इन्हीं तीनों को, मोतीचूर, राजाजी और चीला, इन तीनों का विलय करके नेशनल पार्क बनाया गया एक 1983 में और इसका नाम रखा गया राजाजी नेशनल पार्क। इसका जो विस्तार है वो 3 जनपदों में है, देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी। देहरादून में स्थित था मोतीचूर वाला राजाजी वन्यजीव विहार, हरिद्वार में था और पौड़ी में चीला वन्यजीव विहार था। तीनों को विलय करके बना राजाजी नेशनल पार्क। ठीक है, इसका कुल क्षेत्रफल 820.82 वर्ग किलोमीटर है। इसका जो हेडक्वार्टर है, फैलाव तो 3 जनपदों में है लेकिन हेडक्वार्टर इसका देहरादून में पड़ता है। ठीक है, 2015 में इसे टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया, यानी टाइगर परियोजना में इसे शामिल कब किया गया? 2015। देखिए, पहला टाइगर रिजर्व उत्तराखंड का या भारत का कौन था? वो था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। उत्तराखंड का दूसरा टाइगर रिजर्व बनाया गया किसे? राजाजी नेशनल पार्क को। कब? 2015 में। ये उत्तराखंड का दूसरा और देश का 48वां टाइगर रिजर्व था। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा सबसे बड़ा नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क। इसकी स्थापना 1989 में होती है। उत्तरकाशी में यह स्थित है। इसका क्षेत्रफल 2390 वर्ग किलोमीटर है। ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। ठीक है, सबसे छोटा फूलों की घाटी है, सबसे बड़ा गंगोत्री नेशनल पार्क है। इसके अलावा इसी गंगोत्री नेशनल पार्क में देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र भी खोला गया था। क्वेश्चन बनता है, देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहां खुला? उत्तरकाशी। कौन से नेशनल पार्क में? 2 नेशनल पार्क हैं उत्तरकाशी में, गोविंद और गंगोत्री। ये गंगोत्री में खुला था। ठीक है, ये हमने उत्तराखंड के नेशनल पार्कों को देखा। अब नेशनल पार्कों के क्रम को लेकर के कि इनका बड़े से छोटे का क्रम बताइए, उत्तर से दक्षिण में बताइए, पश्चिम से पूर्व में बताइए, उनको देखते हैं। राष्ट्रीय उद्यानों का क्रम।
सबसे पहले बड़े से छोटे का क्रम देख लेते हैं। सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हमारा गंगोत्री नेशनल पार्क, इसके बाद आता है राजाजी नेशनल पार्क, फिर आता है नंदा देवी, फिर आता है कॉर्बेट, फिर आता है गोविंद वन जो हमारा नेशनल पार्क है, और फिर अंत में फूलों की घाटी। यानी छोटे से बड़े की ओर चलेंगे तो इधर को क्रम आप चलाएंगे, बड़े से छोटे की ओर चलेंगे तो इधर को। ठीक है, ऐसे ही पश्चिम से पूर्व की ओर का पूछा जाता है। अब ध्यान रखना, ये पश्चिम से पूर्व है, अगर पूर्व से पश्चिम पूछ लेगा तो इसी को उल्टा कर देंगे। पश्चिम से पूर्व की ओर सबसे पश्चिमी नेशनल पार्क है हमारा गोविंद नेशनल पार्क, इसके बाद राजाजी आता है, फिर गंगोत्री, कॉर्बेट, फूलों की घाटी और नंदा देवी नेशनल पार्क। नंदा देवी नेशनल पार्क हमारा सबसे पूर्वी नेशनल पार्क है और ये वाला गोविंद वाला सबसे पश्चिमी। उत्तर से दक्षिण की बात करें तो सबसे उत्तरी जो नेशनल पार्क है हमारा वो गोविंद नेशनल पार्क है और सबसे दक्षिण में पड़ता है कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो ये क्रम भी आपसे पूछे जाते हैं, बीच में गंगोत्री, फूलों की घाटी, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, ये पूछ लिए जाते हैं। तो क्रम भी आपको ध्यान होना चाहिए, पश्चिम से पूर्व का, उत्तर से दक्षिण का या छोटे से बड़े का। ठीक है, अब बात करते हैं उत्तराखंड के वन्यजीव विहारों के बारे में। सबसे पहले देखिए, वन्यजीव विहार उत्तराखंड में कितने हैं? उत्तराखंड में 7 वन्यजीव विहार हैं। ठीक है, इन 7 वन्यजीव विहारों का जो कुल क्षेत्रफल है वो लगभग 2600 वर्ग किलोमीटर के आसपास पड़ता है। ठीक है, संख्या याद रखेंगे 7 है, 6 नेशनल पार्क हैं, 7 वन्यजीव विहार हैं। ठीक है, इनमें सबसे पहले आता है गोविंद वन्यजीव विहार। गोविंद वन्यजीव विहार उत्तराखंड का पहला वन्यजीव विहार है मौजूदा। इसकी स्थापना 1955 में करी जाती है। उत्तरकाशी में ये स्थित है। 485 वर्ग किलोमीटर में इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, ये जो गोविंद वन्यजीव विहार है हिम तेंदुओं के लिए जाना जाता है, साथ में दाढ़ी वाले गिद्धों के लिए फेमस है गोविंद वन्यजीव विहार। ठीक है, इसके बाद दूसरा वन्यजीव विहार है हमारा केदारनाथ वन्यजीव विहार। इसे 1972 में बनाया गया था। ये चमोली और रुद्रप्रयाग में स्थित है, यानी दोनों में इसका फैलाव है। बेसिकली कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए इसकी स्थापना करी गई थी। ठीक है, इसका क्षेत्रफल 975 वर्ग किलोमीटर के करीब है। अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग आंकड़े दिए गए, कुछ जगहों पे 957 है, कुछ जगहों पे 967 है, कुछ जगहों पर अब जो लेटेस्ट आए हैं आपके वो 975 है। ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है, चाहे क्षेत्रफल 957 दिया हो, चाहे 967 या 975। अब आपने पहला रेफरेंस 975 को ही देना है। ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। यह कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए बनाया गया था, जिसे मैंने आपको कहा। ठीक है, इसके बाद आता है अस्कोट वन्यजीव विहार। ये भी कस्तूरी मृगों के लिए बना था। सबसे ज़्यादा कस्तूरी मृग जो उत्तराखंड में पाए जाते हैं वो इसी वन्यजीव विहार में पाए जाते हैं। ठीक है, अस्कोट वन्यजीव विहार 1986 में बना था। इसे पिथौरागढ़ में स्थापित किया गया, यानी इसकी लोकेशन पिथौरागढ़ में है। इसका टोटल एरिया 600 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, इसके बाद आता है सोना नदी वन्यजीव विहार। ये आपके पौड़ी में है, 1987 में बना था। 301 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ठीक है, इसके बाद आता है विंसर वन्यजीव विहार। ये जो छोटे छोटे वन्यजीव विहार हैं, जैसे सोना नदी हो गया, विंसर हो गया, मसूरी हो गया, ये कई बार पूछ लिए जाते हैं, इनका क्रम लगाइए, इनका क्षेत्रफल बताइए, इस तरीके से। विंसर वन्यजीव विहार अल्मोड़ा में पड़ता है। 1988 में इसकी स्थापना होती है। इसका जो एरिया है वो लगभग 47 वर्ग किलोमीटर के करीब है। ठीक है, ये उत्तराखंड का दूसरा सबसे छोटा वन्यजीव विहार है, मात्र 47 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। मसूरी वन्यजीव विहार, इसकी बात करें, यह 1993 में बना था। देहरादून में इसकी स्थापना होती है। इसका क्षेत्रफल लगभग 11 वर्ग किलोमीटर है। एग्जैक्ट की बात करें तो कुछ जगहों पर 10.82 वर्ग किलोमीटर दिया गया है। दोनों आंकड़े बिल्कुल एक दूसरे के नज़दीक हैं, तो अगर आपको एग्जैक्ट याद करना है तो एग्जैक्ट याद कीजिए, अदरवाइज 11 वर्ग किलोमीटर के आसपास इसका टोटल एरिया है। ये उत्तराखंड का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। ठीक है, जो पहाड़ी बटेर है, माउंटेन क्वेल के नाम से जिसे जाना जाता है, इसी के लिए फेमस था ये वाला वन्यजीव विहार, और इसी के लिए इसे अलग बनाया भी गया था। उत्तराखंड में जो पहाड़ी बटेर है, माउंटेन क्वेल, ये आखिरी बार भी इसी मसूरी वाले वन्यजीव विहार में देखा गया था। ठीक है, इसका पुराना नाम पूछा जाता है विनोग माउंट क्वेल, इसका पुराना नाम था। ठीक है, जो मसूरी वन्यजीव विहार है इसे विनोग माउंट क्वेल के नाम से या क्वेल वन्यजीव विहार के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ये हमने मसूरी वाले को भी देखा। अगला वन्यजीव विहार है नंदौर वन्यजीव विहार।
नंदौर वन्यजीव विहार को लेकर एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि इसकी लोकेशन कहाँ है। कुछ जगहों पर नैनीताल और उधम सिंह नगर दिया है, कुछ जगहों पर नैनीताल और चंपावत दिया है। आपने पहला रेफरेंस नैनीताल और चंपावत को ही देना है, ठीक है। मुख्य तौर पर ये नैनीताल में है, चंपावत के साथ लगा हुआ है। 2012 में इसे स्थापित किया गया था। 270 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, ठीक है। तो ये हमने उत्तराखंड के वन्यजीव विहारों को देखा। अब वन्यजीव विहारों का भी क्रम पूछ लेता है, उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले बड़े से छोटा क्रम, तो सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है केदारनाथ वन्यजीव विहार, फिर है अस्कोट, फिर है गोविंद, फिर है सोना नदी, फिर नंदौर, विंसर और अंत में मसूरी। यानी सबसे बड़ा है केदारनाथ, उसके बाद अस्कोट है और सबसे छोटा है मसूरी, उसके बाद विंसर, ठीक है। अगर हम पश्चिम से पूर्व की ओर की बात करते हैं, सबसे पश्चिमी जो हमारा वन्यजीव विहार है वो मसूरी है, देहरादून में पड़ता है। सबसे पूर्वी जो है वो अस्कोट है, पिथौरागढ़ में पड़ता है। बाकी आपके बीच का क्रम, ठीक है। उत्तर से दक्षिण की बात करें तो सबसे उत्तरी है आपका गोविंद वन्यजीव विहार उत्तरकाशी में, और सबसे दक्षिण में पड़ता है नंदौर जो आपका नैनीताल और चंपावत से लगा हुआ है, ठीक है। बीच में इनका क्रम के गोविंद के बाद केदारनाथ, फिर मसूरी, अस्कोट, विंसर, सोना नदी और नंदौर, ठीक है। तो ये हमने वन्यजीव विहारों को देखा। 6 नेशनल पार्क थे, 7 वन्यजीव विहार थे। इसके अलावा उत्तराखंड में कंजर्वेशन रिजर्व भी बने हुए हैं, संरक्षण आरक्षित क्षेत्र बने हुए हैं, जिनकी संख्या 4 है। अब उन चारों को भी देख लेते हैं। संरक्षण आरक्षित क्षेत्रों में सबसे पहले आता है आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित क्षेत्र। देखिए, आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित क्षेत्र की स्थापना 2005 में हुई थी। देहरादून में ये आपका स्थित है। लगभग 440 हेक्टेयर में ये आपका फैला हुआ है। 1967 में बेसिकली एक बैराज बनाया गया था, आसन बैराज, ठीक है। बाद में इसके आसपास के इलाके को कंजर्वेशन रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया 2005 में। क्वेश्चन बनता है आसन कंजर्वेशन रिजर्व कब बना? 2005। 2020 में इसे रामसर आर्द्र भूमि के रूप में घोषित किया गया। ये एक आर्द्र भूमि भी है। रामसर जो है, इसके तहत जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल के आर्द्र भूमियां होती हैं उनका संरक्षण किया जाता है। रामसर स्थल उसे घोषित किया जाता है। तो उत्तराखंड से पहला रामसर स्थल किसे घोषित किया गया? वो था आसन कंजर्वेशन रिजर्व। इसे रामसर सूची में 2020 में शामिल किया गया, ठीक है। ये उत्तराखंड का पहला और भारत का कुल 38वां स्थल है जो रामसर सूची में शामिल है। यमुना और टोंस के संगम पर बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद आता है झिलमिल झील आरक्षित क्षेत्र। जो झिलमिल झील आरक्षित क्षेत्र है या झिलमिल आरक्षित क्षेत्र है, इसकी स्थापना 2005 में होती है। ये आपके हरिद्वार में स्थित है। इसका कुल एरिया 3783 हेक्टेयर का है और यह बारहसिंघा के लिए फेमस है। क्वेश्चन बनता है बारहसिंघा के लिए कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व फेमस है? आप कहेंगे झिलमिल झील आरक्षित क्षेत्र या झिलमिल आरक्षित क्षेत्र, ठीक है। इसके बाद आता है पवालगढ़ संरक्षण आरक्षित क्षेत्र। सबसे पहली चीज इसके नाम को लेकर के आपने याद करना है। इसकी स्थापना जब की गई 2012 में, नाम था पवालगढ़ संरक्षण आरक्षित क्षेत्र, लेकिन जनवरी 2024 में इसका नाम बदल दिया गया है। इसका नया नाम सीतावनी कंजर्वेशन रिजर्व है। ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। पूछेगा सीतावनी कंजर्वेशन रिजर्व कब बना, तो आपने समझना है कि ये कौन सा वाला पूछ रहा है। आपको पता होना चाहिए पवालगढ़ वाले के बारे में पूछ रहा है, जो 2012 में बना, नैनीताल में है। 5824 हेक्टेयर इसका टोटल एरिया है, ठीक है। इसका नया नाम साथ में नोट कर लेना, यहीं पर लिख लेना, ठीक है। इसके बाद आता है नैना देवी हिमालयन बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व। जो चौथा हमारा कंजर्वेशन रिजर्व है वो भी नैनीताल में है। एक देहरादून में है, दूसरा हरिद्वार में और बाकी के 2 हमारे नैनीताल में, ठीक है। इसकी स्थापना 2015 में होती है। 21,000 हेक्टेयर में ये लगभग फैला हुआ है, ठीक है। तो नैना देवी पवालगढ़, जिसे अब सीतावनी के नाम से जानते हैं, कहाँ है? नैनीताल में। आसन बैराज आसन संरक्षण आरक्षित क्षेत्र कहाँ पर है? देहरादून। और झिलमिल आरक्षित क्षेत्र हरिद्वार, ठीक है। तो ये सब आपके वन्य जीवों के लिए बने हुए हैं, उनके संरक्षण के लिए बने हुए हैं। इसके अलावा उत्तराखंड में एक उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान भी स्थापित है। जीबी पंत उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान इसका पूरा नाम है। इसे 1995 में बनाया गया था। नैनीताल में ये स्थित है। लगभग 4.5 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सवाल आता है जीबी पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान पूछेगा तो आप कहेंगे नैनीताल, और उच्च स्थलीय
पौध शोध संस्थान पूछेगा तो श्रीनगर। ठीक है, जैसे कंफ्यूजिंग नाम है जो वो पूछ लेता है, तो यहां पर इनको नोट कर लीजिए। जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान वो गोपेश्वर में है। उच्च स्थलीय पौध शोध संस्थान वो श्रीनगर में है। और उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान पूछेगा तो वो नैनीताल में है। ठीक है, इसके अलावा जीबी पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान ये भी अल्मोड़ा में पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा वन्यजीव विहारों के अलावा, राष्ट्रीय उद्यानों के अलावा, कंजर्वेशन रिजर्व के अलावा और ये जो उच्च प्राणी उद्यान है, इसके अलावा उत्तराखंड में एक बायोस्फीयर रिजर्व भी स्थित है जिसका नाम है नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित सुरक्षित क्षेत्र, यानी नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। ये उत्तराखंड में है। बेसिकली जो फूलों की घाटी है और जो हमारा नंदा देवी नेशनल पार्क है, उन दोनों को मिला करके और थोड़े इलाके को मिला करके, कुछ इलाका पिथौरागढ़ से लिया गया, कुछ बागेश्वर से लिया गया, कुछ चमोली का इलाका, इनको मिला करके एक बड़े बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना करी गई। इसका नाम है नंदा देवी जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र। इसे 1988 में बनाया गया था। ये 3 जनपदों में फैला हुआ है, चमोली में, पिथौरागढ़ में और बागेश्वर में। लगभग 5800 वर्ग किलोमीटर इसका टोटल एरिया है। इसके अंतर्गत फूलों की घाटी जो नेशनल पार्क है 2005 से यूनेस्को की सूची में शामिल है वो आती है। नंदा देवी नेशनल पार्क जो 1988 से यूनेस्को की सूची में शामिल है वो भी इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो हमने आज के वीडियो में नेशनल पार्कों के बारे में जाना, वन्यजीव विहारों के बारे में जाना, कंजर्वेशन रिजर्व के बारे में जाना, जो हमारा उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान है उसके बारे में जाना, उससे मिलते जुलते और जो संस्था है उनको देखा, और अंत में उत्तराखंड का जो एकमात्र बायोस्फीयर रिजर्व है उसके बारे में भी जाना। तो इसको आपने ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।